और बच्चों, आषाढ़ का एक दिन का आप तीनों अंक अच्छे तरीके से पढ़कर और उसको समझ लीजिए। तीनों अंक का हमने आपको कहानी हमें तीनों अंक की सुना दी है। इसके अलावा वर्कबुक से आप पूरे एक बार पढ़ लीजिएगा पूरी कहानी फिर से, और उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, उसको बस खाली देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। जब आप पूरा चैप्टर्स पढ़े हुए हैं टेक्स्ट बुक से तो वो सब क्लियर रहेगा। इसके अलावा हम एक दो क्वेश्चन आपको और लिख कर भेजेंगे, आप उसको अच्छी तैयारी के साथ पढ़िएगा। और दूसरी बात कि माइंड में आपके पूरी कहानी होनी चाहिए, पूरे नाटक का की जो विषय वस्तु है और कौन सा पात्र कैसा है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मल्लिका इसकी मुख्य पात्र है और मल्लिका का जो जीवन है वो बहुत ही उदात्त और श्रेष्ठ है, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन आंसर में आपको लिखवाया है कि मल्लिका खुद भी बहुत दृढ़ निश्चयी थी, बहुत प्रेम करने वाली थी, स्वार्थी नहीं थी। ये सारी चीज़ें होने के बाद तो इसलिए इस नाटक की मुख्य पात्र हम मल्लिका को ही बोलेंगे, और मल्लिका की वजह से ही कालिदास का जीवन भी अच्छा होता है, क्योंकि वही उसकी प्रेरणा रहती है। जब तक वो गांव में रहा तब तक मल्लिका के माध्यम से ही वो कविताएं लिखता रहा, और उसके बाद जब उसको उज्जैनी बुलाया जाता है, उज्जैनी जाने के लिए जब वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो मल्लिका को और इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मल्लिका के ही वजह से वो वहाँ पर जाकर उज्जैनी उसको भेजती है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई जीवन का आधार नहीं मिल जाता है, जीवन के कोई जीवन यापन करने का साधन नहीं मिल जाता है, व्यक्ति का जीवन बेकार होता है। इसलिए वो उसको भेजती है कि ये राजाश्रय स्वीकार करोगे तो तुम्हारी जो स्थिति है और अच्छी होगी, और तब तुम अपनी कविताएं भी लिख सकोगे और अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से चला सकोगे। तो इसलिए वो उसको भेजती है, जबकि उसे पता है कि कालिदास के बाद जाने के बाद कोई भी दूसरा पुरुष उससे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि गांव में उसकी पूरी बदनामी थी। लेकिन और वो कहती भी है कि कालिदास तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन में एक रिक्तता आ जाएगी, लेकिन उसको जानते हुए भी, अपने माँ के विरोध के बाद भी वो कालिदास को जाने के लिए प्रेरित करती है। और यहीं पर देखिए, अब ये तो था आपका मल्लिका का जीवन, और वो किस किस मुश्किलों में अपना जीवन गुजारती है। कालिदास चला जाता है, अंबिका की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद इसको इतनी मुश्किलों भरा जीवन रहता है कि फिर भी ये विलोम के सामने, जो कि उससे हमेशा ये नफरत करती थी, लेकिन विलोम के सामने वो आत्मसमर्पण कर देती है और उसको अपना जीवन सौंप देती है, और जिसके माध्यम से उसे वो एक बच्चे को भी जन्म देती है। यानी कि वो अब बंध गई विलोम के साथ, अब उसके रास्ते आगे के लिए नहीं हैं। और वहीं पर देखिए आप, कालिदास इस नाटक का नायक है, और नायक होने के साथ साथ भी उसका थोड़ा सा व्यक्तित्व जो है बहुत इतना दृढ़ नहीं है, क्योंकि उसका हृदय कवि हृदय था। उसका बस मुख्य काम था, उसके मन में जो भी आता था उससे अपने कविताओं की रचना करना, और वो अपने गांव में और मल्लिका से प्रेरित होकर वो कविताएं लिखता था, और इतनी बड़ी रचनाएं उन्होंने कर दी। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचना, रघुवंशम जैसी रचना, ये रचनाएं उन्होंने इस समाज को दी है, इस साहित्य को। हिंदी और संस्कृत साहित्य में इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो उन्होंने ये सब लिखा, और मुख्य प्रेरणा मल्लिका ही रही, अलग अलग रूपों में। कहीं पर वो शकुंतला बनकर अभिज्ञान शाकुंतलम में वो दिखाई दी, कभी मेघदूत में वो विरहिणी बन के दिखाई दी। तो अलग अलग रूपों में वो मल्लिका को ही याद करते हुए लिखता था, वो उसी में उसका जीवन था, लेकिन वो मल्लिका की अपेक्षा एक कमज़ोर पात्र दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो, उसकी सोच उतनी दूर तक नहीं है जितनी कि मल्लिका की है,
और वो जब उज्जैनी चला जाता है तो फिर वो मल्लिका को पूछता भी नहीं है, मन में उसके हमेशा याद रहती है। लेकिन जो यथार्थ चीज़ें हैं उसको मल्लिका का भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वो उसने नहीं रखा और वहाँ पे जाके विवश होकर वह प्रियम गुमंजरी से विवाह भी कर लेता है और उसके बाद वहीं रह जाता है, जबकि उसको वहाँ का जीवन बिल्कुल भी रास नहीं आता है उज्जैनी का। क्यों? क्योंकि वो एक साहित्यकार रहता है, उसे राजनीति नहीं आती है और राजनीति के चक्कर में फंस के उसका ये जो पक्ष था, लिखने वाला पक्ष, ये पक्ष कमज़ोर हो जाता है और वो बार बार इस चीज़ से परेशान होकर वहाँ से छोड़कर वो निकल आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो संन्यास ले लिया, लेकिन वो संन्यास भी नहीं लिया था और कश्मीर जाके वो वहाँ से लौट आया था। और इसके बाद वो जब आता है एकदम अंत में, एकदम थका हारा, जब उसको लगता है कि मैं राजनीति में नहीं रह सकता हूँ, मैं मल्लिका को छोड़कर नहीं रह सकता हूँ, मेरा जीवन पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, बाद वाला नहीं अच्छा है ज़्यादा, तो वो फिर गांव में लौट कर आता है। उसी राजसी वेशभूषा में आता है, लेकिन बहुत ही अस्त व्यस्त वेशभूषा में आता है। और मल्लिका से जब वो मिलता है, मल्लिका के घर का हालचाल देखकर उसको बहुत दुख होता है कि मल्लिका का जीवन ऐसा हो गया, और उसके मन में ये बातें रहती हैं कि अब मैं सब कुछ छोड़कर मल्लिका के पास आ गया हूँ और मल्लिका के साथ मैं अब रहूँगा। लेकिन तब तक समय बीत चुका था, क्योंकि समय कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी समय ठहरता नहीं है। वो समय अब बीत चुका था और वो मल्लिका कुछ बोलती नहीं है, बस वो खाली अपने हाथ से सिले हुए वो कोरे पन्ने दिखलाती है कि इन पन्नों को मैंने सिल कर रखा हुआ है कि इस पर तुम अगले महाकाव्य की रचना करोगे। और कालिदास जब उन पन्नों को उठाकर देखता है तो उसमें मल्लिका के आंसुओं की बूंदें गिरी रहती हैं। वो कहता है कि अरे, इससे पहले तो इस पर महाकाव्य की रचना हो चुकी, यानी कि उस कोरे पन्नों में मल्लिका का पूरा कष्ट जो है अंकित था। उसमें उसके जो आंसुओं की बूंदें गिरी थी वे उसके पूरे जीवन का बयान कर रही थी, उसके पूरे जीवन को दर्शा रही थी कि कितने कष्टों में ये अपना जीवन बिताई है। तो वो वही कहता है कि अरे, इस पर तो एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। और वो सिलकर रखी रहती है कि जब भी कालिदास हमसे मिलने आएगा मैं उसको दूंगी कि तुम अब आगे और लिखो, सबसे बड़ा महाकाव्य लिखो। और उसके बाद से उसके जब वो मिलने आता है तो उसके बच्चे की रोने की आवाज़ अंदर से आती है, वो बच्चे को उठाती है और तब अपने वर्तमान को बताती है। कालिदास से कहती है कि जो अभी तक था वो मेरा अतीत था और ये अब मेरा वर्तमान है। वर्तमान क्या था कि वो विलोम के साथ रहने लगी थी और एक उससे बच्चा भी हो गया था और अब उसका जीवन अब बंध गया और वो अपने बच्चे को चिपका लेती है। और फिर वो कालिदास से कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कालिदास से यही कहती है कि ये मेरा वर्तमान है। इसका मतलब कि अब वो जो उसका वर्तमान है उसी को वो एक्सेप्ट कर ली, उसी को ग्रहण कर ली। और कालिदास भी जब ये बात सुनता है तो वो चुपचाप उसके घर से निकल जाता है और वो भी यहीं पर इस नाटक का अंत हो जाता है। यानी कि एक जो ये पूरी प्रेम कथा के आधार पर ये पूरा नाटक लिखा गया था मल्लिका और कालिदास के जीवन का, ये इस नाटक में एक ये बहुत बड़ा मोड़ आता है कि दोनों मिल नहीं पाते हैं और दोनों का जीवन इस तरह से अलग अलग नष्ट हो जाता है। और इससे यही रहता है कि समय रहते हुए जो कुछ भी हमारी सोच है, जो कुछ भी है, हमें जो करना है, किसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से इस नाटक का जो पूरी जो तीनों अंक को मिलाकर कहानी है, ये पूरी कहानी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये पूरी कहानी है तीनों अंक की और इसमें ये स्टेप आता है और उसके आधार पर जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर को आप पूरा माइंड में रखते हुए तब आप लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन के लिए कहीं भी अगर आ जाता है कि इस
नाटक की जो है क्या भाषा है, तो नाटक की भाषा पर भी क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, तो पूरे नाटक को लेकर आप उसकी भाषा लिखेंगे। आलोचनात्मक क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस तरीके से इसमें कौन कौन से पात्रों की क्या योजना है, तो आप पात्र योजना में भी मल्लिका, कालिदास, अंबिका, विलोम, मातुल, रंगिनी, संगिनी और प्रियम को मंजरी, सबका आप वर्णन करें कि इसकी पात्र योजना ऐसी है। इसकी इसमें कथोपकथन या जो संवाद हैं वो कैसे हैं, तो संवाद भी उसी के पात्रों के अनुकूल हैं कि जो कुछ भी मोहन राकेश जी ने जो इस नाटक की रचना की है वो उनको इसका मसीहा बोला जाता है लिखने का, नाटक लिखने का। तो मोहन राकेश जी ने इसमें बहुत ही अच्छा, और ये बहुत प्रथम नाटक भी बोला जाता है। प्रथम नाटक तो और भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल संपूर्ण नाटक है ये आषाढ़ का एक दिन। इसको बहुत ही ज़्यादा स्टेज पर भी इसको दिखाया गया है, इसका जो अंकन किया जाता है, इसको फिल्माया जाता है, ये भी इसका हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से आपका आषाढ़ का दिन पूरा नाटक आपका ये कंप्लीट हुआ। इसमें अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमने आपको समझा दी हैं, इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और मेन आपको एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।